नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आदिकाल के बारे में और हिंदी साहित्य का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे पहला टॉपिक कि आदिकाल के बारे में जानकारी। देखो आज हम लोग आदिकाल के बारे में शुरू से लेकर अंत तक एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी की पॉइंट्स होंगे यहाँ पर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ताकि आपका अगर एग्जाम लगा हुआ है तो आपको एक रिवीजन मिल जाए आदिकाल का, या क्विक रिवीजन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन एमएसएससी नोट्स इंस्टॉल नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन एमएसएससी नोट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जो नंबर है, नंबर पे कॉल करके आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो शुरू करा जाए, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आदिकाल का नामकरण। देखो भाई, आदिकाल का जब नामकरण और उसका साहित्य है तो सबसे पहले तो यहाँ पर उसकी काल अवधि पूछी जाती है। ठीक है, तो जो आदिकाल का समय है अगर संवत में देखें तो संवत में क्या है, 1050 से लेकर 1375 तक क्या माना जाता है, आदिकाल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या लग जाता है, भक्ति काल लग जाता है। और इसमें देखें तो 993 से लेके 1318 तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रमुख नामकरण के आधार। देखो नामकरण तो कई लोगों ने रखा है, जैसे सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं गार्सल ताशी की, है ना, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ग्रियर्सन की। तो ग्रियर्सन ने क्या नामकरण किया था, तो ग्रियर्सन ने नामकरण किया था चारण काल। आदिकाल को ग्रियर्सन ने क्या कहा था, चारण काल कहा था। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा था। ठीक है, और ऐसे ही जैसे राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था, और उसी प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था, आदिकाल कहा था। तो आदिकाल नामकरण किसने किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और इसको वीर गाथा काल किसने कहा है, तो वीर गाथा काल हमारे रामचंद्र शुक्ल ने कहा हुआ है। ठीक है, ये बात होगी क्लियर। अब देखो रामचंद्र शुक्ल ने इसका नामकरण क्यों ऐसा कहा कि इसको इसे ही कहना चाहिए, तो इन्होंने 12 पुस्तकों का आधार लिया था। फिर उसके बाद मुख्यात्मक यहाँ क्या था कि वीरता प्रधान था यहाँ पर। ठीक है, वीर रस प्रधान रचनाएं थी, इस वजह से इसको वीर गाथा काल नाम दे दिया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया था, आदिकाल नाम दिया था। इसी प्रकार से आगे चलेंगे। अब देखो आदिकाल में क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, तो आदिकाल में सबसे पहले होता है सिद्ध साहित्य होता है, नाथ साहित्य होता है, जैन साहित्य होता है, फिर उसके बाद लौकिक साहित्य होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिद्ध साहित्य पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य में यहाँ पर सरहपा सबसे पहले आएंगे। आपको पता होगा कि सिद्धों में या सिद्धों की जो संख्या है वो कितनी है, 84 है। और सिद्धों में जो सबसे पहले हैं जिनका नाम है सरहपा, और सरहपा जो है हिंदी के पहले कवि भी माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम कवि कौन है, सरहपा है। किसके अनुसार, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार, है ना। राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा था कि हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है, सरहपा को माना है। ठीक है, अब उसके बाद अगर बात करते हैं तो इनकी जो प्रमुख रचना है दोहा कोश, और अन्य नाम इनका क्या है, सरोज व्रज और राहुल भद्र। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सरहपा का दूसरा नाम क्या है या बचपन का नाम क्या था, तो आपको बताना है राहुल भद्र या सरोज वज्र भी इनका नाम है। ठीक है, ये किसकी उपासना बाद में करने लग गए थे, बुद्ध की उपासना। ये जितने भी सिद्ध हैं ये बुद्ध की उपासना करते हैं। ठीक है, आगे या बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अन्य अगर प्रमुख सिद्धों की बात करते हैं तो सरहपा के बाद सबरपा आता है ना। तो लुईपा है, सबरपा है, कणहपा है, डुम्बीपा है। ठीक है, सभी का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर डेट लिखी हुई है और यहाँ पर इनकी रचनाएं लिखी हैं। जैसे लुईपा गीतिका, सबरपा का क्या है, चर्या गीत, है ना। कणहपा का क्या है, कणहपा गीतिका चर्याचर्य विनिश्चित। ठीक है, और डुम्बीपा का क्या है, डुम्भी गीतिका योगचर्या। ठीक है, तो किसका है ये हो गया हमारा डुम्बीपा का। तो इतनी चीजें आपको सिद्धों के बारे में समझ में आ गई। अब बात करते हैं नाथ साहित्य के लिए। तो नाथ साहित्य में सबसे ज्यादा पूछने वाली बात यह होती है कि नाथ साहित्य के एक्चुअल प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, गोरखनाथ माने जाते हैं। ठीक है, और गोरखनाथ के अगर गुरु की बात करेंगे तो इनके गुरु कौन है, मच्छिंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ। मच्छिंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ इनका नाम है। और मत्स्येंद्रनाथ को सिद्ध में भी, मतलब सिद्ध और नाथ
का कॉमन बताया जाता है। तो ये कभी पूछा जाए कि ऐसे कौन से कवि है जो क्या कहते हैं सिद्धों में भी सिद्धों में भी है और नाथ में भी है, तो उनमें से एक कॉमन नाम आएगा मच्छिंद्र नाथ या मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, तो मच्छिंद्र नाथ जो है ये गोरखनाथ के गुरु भी थे। और देखो गोरखनाथ की बात करते हैं तो ये नाथ पंथ के क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं है जैसे शब्दी है, पद है, प्राण संकलनी है, शिष्या साधना है, ठीक है, और विशेषता क्या है, शिव के उपासक। ठीक है, और इनकी एक और विशेषता है, इन्होंने हठ योग जो है वो दिया था। हठ योग, हठ का मतलब होता है सूर्य और ठ का मतलब क्या है, ठ का मतलब क्या होता है, चंद्रमा। तो हठ योग का मतलब होता है सूर्य और चंद्रमा का योग। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हमने यहाँ पर जितने भी बातें करेंगे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो जो आपके लिए बेनिफिशियल ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो ये चीजें हो गई यहाँ पर नाथ पंथियों के बारे में। आगे चलेंगे हम लोग। हाँ, मत्स्येंद्र नाथ की रचना है मत्स्येंद्र नाथ साधना। ठीक है, अब जैन साहित्यकार में बात करते हैं तो जैन साहित्यकार में सबसे पहले आते हैं देवसेन। देवसेन का है ये हिंदी का प्रथम ये हिंदी की प्रथम रचना के लेखक हैं जिसका नाम है श्रावकाचार्य। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि सर हिंदी की प्रथम कवि जो है सरपा है, लेकिन हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य क्यों मानी जाती है। ठीक है, तो सरहप्पा की जो रचना है वो प्राप्त नहीं हुई थी। ठीक है, तो उस वजह से ये देवसेन की जो रचना है श्रावकाचार्य, इसको हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है, तो देवसेन की रचना श्रावकाचार्य हिंदी की पहली रचना मानी जाती है, और हिंदी के जो पहले कवि हैं वो सरहप्पा को माना जाता है। ठीक है, दोनों में अंतर है, इसको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हिंदी की प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है इसको। ठीक है, हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है किसको, श्रावकाचार्य को। ठीक है, आगे चलते हैं स्वयंभू। तो स्वयंभू को हम लोग क्या कहते हैं भाई, अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक रचना रची थी जिसका नाम था पौमचरिऊ, और पौमचरिऊ जो है वो वाल्मीकि रामायण से प्रेरित थी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ स्वयंभू को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि। और ये पौमचरिऊ जो है ये महाकाव्य था, तो इस वजह से स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला महाकवि भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गई। और इनकी और रचना है ऋठुनिचरिऊ, स्वयंभू छंद। ठीक है, अब अगला नाम आता है शालिभद्र सूरी का। इनका भी नाम जो है बहुत पूछा जाता है। इनकी जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, इसको बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी याद रखना है। और ये जैन रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ है ना। तो भरतेश्वर बाहुबली रास में कभी ये पूछ सकता है कि रास है ना, प्रथम रास ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, तो प्रथम रास ग्रंथ कौन सा है, तो भरतेश्वर बाहुबली रास। और किसका है ये, शालिभद्र सूरी जी का है। और अन्य की बात करते हैं तो पुष्पदंत है। पुष्पदंत की रचना है महापुराण। पुष्पदंत को पुष्यदंत भी कहते हैं, है ना, पुष्य भी कहते हैं, पुंड भी कहते हैं, ऐसे करके। और ऋणय कुमार चरिऊ है ना, ऋणय कुमार चरिऊ, जसहर चरिऊ और महापुराण किसका है, ये पुष्पदंत का रचना है। जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास। कभी पूछा जाता है कि जिनदत्त सूरी की रचना कौन सी है, उपदेश रसायन रास है। और हेमचंद्र की रचना है हेमचंद्र शब्दानुशासन। शब्दानुशासन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना मानी जाती है। शब्दानुशासन किसकी रचना है, इसको कहा जाता है कि पहला व्याकरण ग्रंथ। ठीक है, तो हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ, या कह सकते हैं कि ये अपभ्रंश और प्रकृत के बीच का एक कह सकते हैं शब्दकोश टाइप का है। तो ये शब्दानुशासन जो है हेमचंद का है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, भाई कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं रासो काव्य परंपरा के कवि। अब रासो काव्य में सबसे पहला आता है चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई यानी आपको पता होगा पृथ्वीराज रासो के ऊपर, पृथ्वीराज रासो जो है पृथ्वीराज जी के ऊपर लिखी गई रचना है। और इनको क्या कहते हैं, हिंदी का प्रथम महाकवि। ठीक है, हाँ, तो हिंदी के पहले कवि कौन है, सरपा है। हिंदी की पहली रचना है श्रावकाचार्य। और हिंदी की पहले महाकवि कौन है, चंद्रबरदाई है। और पहली जो हिंदी की जो रचना है महाकाव्य है वो क्या है, पृथ्वीराज रासो, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगर नरपति नाल की। ठीक है, तो नरपति नाल जो है इन्होंने क्या लिखा है, बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो एक श्रृंगारिक काव्य है, ये भी याद रखना है। कैसा काव्य है ये, श्रृंगारिक काव्य है। यहाँ पर वीर रस की प्रधानता नहीं है।
बिशलदेव रासो जो है ये अजमेर के राजा थे बिशलदेव, और उनकी पत्नी का नाम है राजमती, और वो राजा भोज की पुत्री थी। ये बातें आपको याद रखना है। और एक चीज और कि ये जो है जो बिशलदेव हैं वे अपने पत्नी से रूठ कर कहाँ चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं। और ये कैसा है, 12 मासा वर्णन का यहाँ पर है ना, 12 मासा वर्णन। और जो आता नहीं है नक्सिक वर्णन, तो ये भी इसमें है, ठीक है, ये बिशलदेव रासो में। अब देखो अन्य रचनाओं की बात करते हैं तो परमाल रासो है, हमीर रासो है, खुमार रासो है, विजयपाल रासो है, और यहाँ पे इनके रचयिता दिए हुए हैं, ठीक है। परमाल रासो को हम लोग क्या कहते हैं, परमाल रासो को और भी एक नाम है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। परमाल रासो को जो कहते हैं वो आप बता सकते हैं। बता दिया तो मैं बता दूं, आलाखंड कहते हैं, ठीक है। तो आलाखंड कहते हैं या परमाल रासो कहते हैं। अब लौकिक साहित्य के रचनाकार, तो लौकिक साहित्य में जैसे अब्दुल रहमान है, ये एक हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि माने जाते हैं, और इनकी रचना है संदेश रासक, ठीक है। संदेश रासक जो है ये अब्दुल रहमान की रचना है। अमीर खुसरो है जो पहेलियां, मुकरियां और जो खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग किसने किया है, अमीर खुसरो ने किया है। इनके बारे में ये चीजें मानी जाती हैं। विद्यापति जो है ये मैथिल कोकिल कहलाते हैं। इन्होंने पदावली मैथिली भाषा में लिखी है, और इनकी और रचना है कीर्तिलता कीर्तिपताका, ठीक है। ये कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। और भाषा की बात करते हैं, अवट्ट भाषा का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था। अब आदिकाल की कुछ अन्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो आदिकाल की कुछ अन्य विशेषताएं ये है कि साहित्यिक प्रवृत्ति कैसी थी, तो धार्मिक साहित्य में सिद्धनाद और जैन थे, वीर गाथा में रासो परंपरा है, लौकिक साहित्य में प्रेम और सामाजिक विषयक रचनाएं हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं भाषा संबंधित विशेषताओं में। तो भाषा संबंधित विशेषता क्या है कि अपभ्रंश का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखा है, देशी भाषाओं का प्रयोग हुआ है ना, देसिल बहना सब जन मिठा, ये विद्यापति की पंक्ति है, ये भी पूछा जाता है। छंद विधान क्या है, दोहा, चौपाई और व्यापक का प्रयोग है, ठीक है। दोहा, चौपाई और कड़वक शैली का भी यहाँ पर प्रयोग हमको दिखता है, ठीक है। सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो राजाश्रय है ना, और धार्मिक आंदोलन यहाँ पर बहुत कम मिले हैं, जैसे लेकिन फिर भी जो नाथ पंथ है और सिद्ध पंथ है, जैन धर्म के उपासक हैं, वो सभी यहाँ पर मिलते हैं। और जातिवाद का यहाँ पर विरोध हुआ है, सिद्धों द्वारा सामाजिक कुरीतियों का खंडन होगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आदिकाल की, ठीक है। तो ये जो वीडियो थी आपको पसंद आई या नहीं आई, मैंने इसमें फालतू कोई भी बात नहीं की है, सीधे सीधे एक सांस में मैंने आपको आदिकाल के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंटर्स थे, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, उनको हम आपके सामने पेश किए हैं। अब आपको अच्छा लगे या बुरा या जो भी लगे, आप लोग इसको कमेंट में करके जरूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। वन शॉट में ये क्लास थी, और अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए होंगे, और इसको शेयर जरूर करिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। अगर नहीं अच्छी लगी हो तो आप क्या ही करेंगे, ठीक है। तो और हाँ, एक चीज और, अगर ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि वन शॉट में हम और भी आगे काम करें, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें और भी किसी टॉपिक पर, अगर आपको हिंदी साहित्य में या हिंदी व्याकरण में कोई टॉपिक है आपको चाहिए, तो वो कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और हमारे एप्लीकेशन MSSC नोट्स को इंस्टॉल कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।